नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी गैर एनडीए दलों को एक साथ लाने के लिए लगातार सियासी मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में आज नीतीश कुमार अपने पार्टी के दो दिग्गज नेताओं को साथ लेकर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मिलने भुवनेश्वर पहुंचे। दोनों नेताओं की इस सियासी मुलाकात में क्या बात हुई, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हम लोगों का आपस में जो संबंध है वो बिल्कुल ही आपस का बहुत अच्छा संबंध है। Ours is an old friendship, as I've said, and we've also been colleagues many years ago. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी गैर एनडीए दलों को एक साथ लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि इसी कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, मंत्री संजय झा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भुवनेश्वर पहुंचकर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से उनके आवास पर मुलाकात की। लेकिन मुलाकात के बाद मीडिया में दिए गए बयानों के बाद दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को गैर राजनीतिक बताया। मीडिया को बयान देते हुए नीतीश कुमार और नवीन पटनायक ने कहा कि हम पुराने दोस्त हैं, किसी भी तरह के गठबंधन के बारे में कोई बात नहीं हुई। आपको बता दें कि नवीन पटनायक के बयान के पीछे उनकी अपनी ही रणनीति है। ओडिशा में पिछले 22 साल से बीजू जनता दल की बादशाहत बरकरार है। सीएम नवीन पटनायक ने ऐसी सियासी बिसात बिछाई है कि मनमोहन सिंह से लेकर नरेंद्र मोदी तक उनके मजबूत दुर्ग को भेदने में नाकाम रहे। We've also been colleagues many years ago. No discussions were held about any alliances today. ओडिशा की जनता के बीच उनकी छवि साफ सुथरे और ईमानदार नेता की है। बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक की विचारधारा ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाली है। वो उन नेताओं में गिने जाते हैं जो ना एनडीए के हैं और ना ही यूपीए का। 2024 के लिए पटनायक ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। शुरुआती दिनों को छोड़ दे तो उनकी राजनीति गठबंधन से परहेज करने की रही है। उनका पूरा फोकस राज्य में रहता है। प्रदेश की राजनीति से बाहर जाने की उनकी कोई इच्छा भी नहीं दिखाई देती। राष्ट्रीय राजनीति पर तो बयानबाजी करने से भी परहेज करते हैं। इससे पहले विपक्षी एकता की कवायद को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी नवीन पटनायक से मुलाकात कर चुकी है। ऐसे लगता है कि विपक्ष ने 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने की कसम खा रखी है। विपक्षी दलों ने विपक्षी एकता के अभियान के तहत कई प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात की। हाल ही में नीतीश कुमार ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। वहीं नीतीश कुमार और उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अप्रैल में राहुल गांधी की मौजूदगी में दिल्ली के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और बीजेपी के खिलाफ एकजुट मोर्चे के लिए सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने का संकल्प लिया। खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार गलत आर्थिक नीतियों के कारण किसान, गरीब मजदूर तकलीफ और परेशानी में है और इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने में हम आप लोगों के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी हटे, देश बचे, उस अभियान में हम लोग आपके साथ हैं। पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में हैं। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी 0 बन जाए, तो एक साथ में मिलकर हम लोग चलेंगे
हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है। हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए, और जो कुछ भी यहाँ शासन कर रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है। सियासी गलियारे में कहा जा रहा है कि मिशन 2024 को सफल बनाने के लिए बीजेपी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इन पांचों राज्यों में लोकसभा की करीब 131 सीटें हैं और इन पांचों राज्यों में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। वहीं इन राज्यों की सत्ताधारी पार्टी को पता है कि बिना विपक्षी एकता के 2024 में बीजेपी को अपने राज्य में रोक पाना मुश्किल होगा। इसीलिए सभी गैर एनडीए दलों को एक साथ लाने के लिए नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। देश भर में फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकारें अपने अपने राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से फिल्म को बैन करने और टैक्स फ्री करने का फैसला ले रही हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि देश में द केरल स्टोरी पर कशमकश जारी है। देश भर में फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकारें अपने अपने राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से फिल्म को बैन करने और टैक्स फ्री करने का फैसला ले रही है। वहीं द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार करने वाले केरल उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मांग की है कि जल्द से जल्द इस मामले को सुना जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने 15 मई को सुनवाई की बात कही है। चलिए पहले उन राज्यों की बात करते हैं जहां द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इन राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश का नाम भी जुड़ गया है। अब यूपी में भी द केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि द केरल स्टोरी उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री की जाएगी। जिसके कुछ देर बाद ही योगी आदित्यनाथ ऑफिस की ओर से जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ 12 मई 2023 को लखनऊ में द केरल स्टोरी फिल्म देखेंगे। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कह चुकी है कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। और बहुत अच्छा निर्णय है और हम बहुत अभिनंदन करते हैं केरला जो स्टोरी पिक्चर है, जिनको बनाने वालों को, उनके निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत बधाई। यूपी से पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज चौहान ने इस फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया था। उस समय उन्होंने इस फिल्म को आतंकवाद की भयानक सच्चाई से उजागर करने वाला बताया था। द केरला स्टोरी लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकवाद के षड्यंत्र को उजागर करती है, उसके घिनौने चेहरे को सामने लाती है। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनकी कैसे बर्बादी होती है, ये फिल्म बताती है। इस फिल्म को सबको देखना चाहिए, पालकों को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए, बेटियों को भी देखना चाहिए। और इसलिए मध्य प्रदेश शासन इस फिल्म को टैक्स फ्री कर रहा है। इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि वे अपने कैबिनेट सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ द केरला स्टोरी देखेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी द केरला स्टोरी देख सकते हैं।
द केरला स्टोरी का प्रीमियर देहरादून के पीवीआर हाथी बड़काल में किया गया। ये भी माना जा रहा है कि फिल्म को देखने के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर सकते हैं। द स्टोरी केरला एक ऐसी फिल्म है जिस पर यह सच दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिना गोली बारूद बम इसके बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से जो घिनौनी जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें पूरी तरह से इस बात को दिखाया गया है। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से तेजी से हुआ है उसकी पटकथा है। इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, अपने सहयोगी गणों को भी सभी लोग उसमें देखने जाएंगे। हमारी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में होगी और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें। वहीं अब बात उन राज्यों की जहां फिल्म द केरला स्टोरी का विरोध हो रहा है और फिल्म की स्क्रीनिंग पर बैन लगाया जा रहा है। तमिलनाडु के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी फिल्म पर बैन लगाया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि फिल्म द केरला स्टोरी पर यह फैसला उन्होंने नफरत और हिंसा की किसी भी घटना से बचने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए लिया है। बंगाल में फिल्म के बैन के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष और बीजेपी सांसद लाकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर सियासी हमला बोला। बहुत ही बड़ा गलती किया उन्होंने। वो जानते नहीं है कि पश्चिम बंगाल को, बंगाली लोग को जानते नहीं है। जितना आप रोकोगे, बंगाली लोग ऐसा ही है, उसमें कुछ ना कुछ है। इसलिए ये बंगाली लोग, आज से ही वो सिनेमा बहुत हिट हो गया। और ये जो हम लोग देखा कि केरला स्टोरी जो उन्होंने बैन किया, इसका मतलब है कि ममता बनर्जी जो केरला स्टोरी में जो रिव्यू हम लोग के पास आया है उसमें लगता है कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है, ममता बनर्जी भारत विरोधी है और ममता बनर्जी महिला विरोधी है और ममता बनर्जी संतरासवाद का समर्थन करते हैं। आईएस का स्टोरी के जो केरला हाईकोर्ट ने बताया कि आईएस का स्टोरी के ऊपर ये सिनेमा है, इसमें और कुछ नहीं है। इसका मतलब है उनको कुछ छुपाने के लिए ये केरला स्टोरी बंद करने का इसका मतलब इरादा है। बता दें कि द केरला स्टोरी फिल्म केरल की महिलाओं के जबरन धर्मांतरण और उनके आईएस में शामिल कराने की कहानी है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो वादा जिसमें सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के वादे ने हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बीजेपी को बैठे बिठाए इतना बड़ा मुद्दा दे दिया कि आज पूरे देश में बजरंग दल का मंदिरों में हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तो वहीं कांग्रेस नेता भी डैमेज कंट्रोल के लिए जनता में मैसेज देने के लिए बजरंग बली के मंदिरों में दर्शन करने पहुंच गए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान बजरंग दल और बजरंग बली का मुद्दा काफी छाया रहा। मुद्दा छाने का कारण कांग्रेस के घोषणा पत्र में वो वादा जिसमें सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। फिर क्या था, हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बीजेपी को बैठे बिठाए इतना बड़ा मुद्दा मिल गया। वहीं अब विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से ठीक एक दिन पहले बजरंग दल ने देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ मंदिरों, गांवों, तालुका और जिले में कराने का ऐलान कर दिया। मंदिरों में बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हनुमान चालीसा गूंज रही है। वहीं कर्नाटक में जब बेंगलुरु के विजयनगर में हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे तो चुनाव आयोग की एक टीम ने उन्हें रोक दिया। वहीं इस बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोमई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने भी कई स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने अपने समर्थकों के साथ विजयनगर के हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा
कि राम के लिए जो हनुमान है वही बजरंगबली के लिए बजरंग दल है। Karnataka people have already decided to vote BJP. Message is, we believe in Hanuman, we believe in Rama, and Hanuman is a source of strength. So we pray for him. Every day I pray actually. Every day I pray. Today I prayed in public. I have already answered this. What is Hanuman for Bharat? Rama. That is what Bajrang Dal is for Bajrangbali. वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिंदुओं का अपमान किया है, इसलिए हम पूरे राज्य में हर मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕು, ಈ ಮಾತನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಜರಂಗ ದಳವನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. बीजेपी में बजरंग दल के मुद्दे को तूल देने के बाद कांग्रेस ने भी इमेज कंट्रोल के लिए जनता में मैसेज देने में जुट गई है कि पार्टी के नेता अपनी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं। इन सब के बीच कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने हनुमान मंदिर का दौरा किया है। शिव कुमार ने इसकी तस्वीरें अपने ट्विटर पर भी शेयर की। डीके शिव कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, आज मैंने बेंगलोर के एवेन्यू रोड पर श्री आंजनेय स्वामी मंदिर का दौरा किया और वायुपुत्र के दर्शन किए। प्रभु श्री आंजनेय जो अपनी सेवा और भक्ति के लिए जाने जाते हैं, वह सभी को आशीर्वाद दे। जय 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 हनुमान कुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, जो नहीं बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साधी गौरीशा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, केदारनाथ हृदय बनेरा। वहीं अब आने वाली 13 मई को कर्नाटक चुनावों के परिणामों के बाद ही कहा जा सकेगा कि बजरंगबली पर राजनीति करने से किसका फायदा हुआ, किसका हुआ नुकसान। साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले राजस्थान की सियासत में सत्ताधारी कांग्रेस में ही घमासान तेज हो गया है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और उनकी ही पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट में जुबानी जंग तेज हो गई है। साल के आखिरी में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और राजस्थान की सियासत में घमासान तेज हो गया है। लेकिन ये घमासान का मामला सत्ताधारी कांग्रेस से जुड़ा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और उनकी ही पार्टी के दिग्गज नेता सचिन पायलट में जुबानी जंग तेज हो गई है। पहले गहलोत ने पायलट खेमे पर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। साथियों, आप ये भी जानते हैं कि एक बात तो और स्पष्ट हो गई है। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। सचिन पायलट यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मुझे पिछले कई सालों में आपत्तिजनक नामों से पुकारा गया, लेकिन मैं चुप हूं क्योंकि हम पार्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। हमारा सब समझौता दिल्ली में हो गया, कमेटी ने निर्णय ले लिया। हम सब समझौते के बाद जयपुर आए, सदन में पेश हुए। हम सब ने एक स्वर से अपनी सरकार का समर्थन किया। हर मतदान कांग्रेस के पक्ष में किया। राज्यसभा का चुनाव हो, मध्य विभाजन हो, हर जगह 2.5 साल से हम सब लोगों ने अपनी कथनी करने में कोई फर्क नहीं रखा। मैं तमाम अपनी आलोचना सुनने के बाद जो मुझे कहा आप सब जानते हैं।
मैं भी तर्क दे सकता था, जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने अनुशासन में रहा। मुझे पार्टी की चिंता है, सरकार की चिंता है, इसलिए मैंने बोला नहीं। लेकिन इस प्रकार के पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अगर कोई किसी का चरित्र हनन करेगा तो उसका जवाब तो जनता को देना ही पड़ेगा। वहीं सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जनता के साथ के लिए वो जन संघर्ष यात्रा निकालेंगे। मैं 11 तारीख को परसों अजमेर से एक यात्रा निकालूंगा। जनता के बीच जाकर जनता की आवाज सुनेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे और जैसा मैंने शुरू में कहा, जनता जनार्दन है, तो जनता के बीच जाना हम सबका दायित्व बनता है। और जो करप्शन के इश्यूज हैं, जो नौजवानों के इश्यूज हैं, जो पेपर लीक और पेपर कैंसिल के और नौजवानों के हितों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाकर मैं एक जन संघर्ष यात्रा निकालने जा रहा हूं, जो 11 तारीख को शुरू होगी अजमेर से और जयपुर की तरफ हम लोग आएंगे। लगभग 125 किलोमीटर की यात्रा है। जन संघर्ष यात्रा लोगों के हितों के लिए, करप्शन के खिलाफ, नौजवानों के संरक्षण के लिए। उनकी आवाज को हम सुनेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और मैं समझता हूं कि सही निर्णय तब लिए जाएंगे जब जनता का पूरा हमारा साथ होगा, जनता का पूरा प्रेशर होगा। आपको बता दें, बीते रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अपने बयान के जरिए एक तीर से 2 निशाने साधे थे। अशोक गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की तारीफ की, सचिन पायलट पर तीखा हमला किया है। गहलोत ने एक रणनीति के तहत दोनों ही नेताओं का जिक्र कर सियासी दांव भी चल दिया। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को कांग्रेस सरकार के लिए संकट मोचक बताया था और गहलोत ने दावा किया कि सचिन पायलट के साथ 18 कांग्रेसी विधायकों की बगावत के समय वसुंधरा राजे और बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाई। शोभा रानी ने, दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था, बढ़ने लगे पैसा। मैंने उनको कहा, भले आदमी हो, तुम्हारा नेता भैरव शेखावत मुख्यमंत्री है, मैं पीसी का अध्यक्ष हूं, वो बीमार है इसलिए गया हुआ है क्यूलैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, और तुम पीछे षड्यंत्र करके सरकार गिरा रहे हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। अशोक गहलोत 2020 के जिस राजनीतिक घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको अतीत में जाना होगा। बात जुलाई 2020 की है, जब उमस भरी गर्मी में राजस्थान का सियासी पारा ऐसा चढ़ा कि हर कोई हैरान रह गया। 11 जुलाई 2020 को तत्कालीन डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और उन्हें अपनी ही पार्टी के 19 विधायकों का साथ मिला। इन विधायकों के साथ पायलट गुरुग्राम के मानेसर स्थित रिजॉर्ट में पहुंच गए। 12 जुलाई को पायलट ने अशोक गहलोत सरकार के अल्पमत में आ जाने का ऐलान कर दिया और सरकार को गिराने के संकेत देने लगे। वहीं गहलोत के समर्थन में 80 से ज्यादा विधायक जयपुर के एक होटल में शिफ्ट हो गए। 14 जुलाई को पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया। ये सियासी घटनाक्रम करीब 1 महीने तक चला और बगावत के इस खेल में अशोक गहलोत ने गांधी परिवार को भरोसे में लेते हुए विधायकों को एकजुट कर लिया। इतना ही नहीं, दूसरे दलों और अन्य विधायकों को भी अपने पाले में खड़ा कर दिया। अगस्त 2020 के दूसरे सप्ताह में सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर बातचीत के बाद कुछ शर्तों पर सचिन पायलट मानने को राजी हुए। 14 अगस्त 2020 को गहलोत बहुमत साबित करने में कामयाब रहे। इसी तरह राज्य सरकार पर आया सियासी संकट टल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।